दोस्तों आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म के आईटीआर के बारे में। अगर एक पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट हुआ हो इनकम टैक्स में तो कैसे और कौन सी आईटीआर फाइल करनी मैंडेटरी है। तो आज इस वीडियो में हम पूरा प्रोसीजर बड़े ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं। कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है। तो चलिए फटाफट से आपको एक बार मैं बता दूं। देखिए आज मैंने आपके लिए एक बैलेंस शीट ली है। इस फर्म का ऑडिट हुआ है और ये एक पार्टनरशिप फर्म है। इस केस में बैलेंस शीट कैसे अपलोड होती है, कैसे इस डाटा को फिल किया जाता है और साथ ही साथ और क्या चीज इसके साथ अटैच होती है। देखिए इसके अंदर अगर मैं गिनती करूं काफी सारे पेज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। देखिए दोस्तों 21 पेज की ये बैलेंस शीट है और ऑडिटेड बैलेंस शीट है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है सीए, मतलब ये सीए ने ऑडिट किया हुआ है, स्टैंप भी लगी है और ये 21 शीट की एक बैलेंस शीट है। और आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस बैलेंस शीट को अपलोड कर सकते हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट होती है। और साथ ही साथ एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक डिवाइस होता है ये डिवाइस है जिसे हम कहते हैं डीएससी। ये देखने में कुछ इस तरीके का होता है। ये डीएससी है जिसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। ये पेनड्राइव की तरह होता है, ठीक है, लेकिन पेनड्राइव नहीं होती है। पेनड्राइव की तरह एक डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस है। ये ऑडिटेड बैलेंस शीट के केस में मैंडेटरी होता है। इसकी भी हेल्प मतलब इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसकी हेल्प से भी ये जो आईटीआर है इसको हम फाइल करेंगे। तो ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक डीएससी है, डिवाइस है, और एक ये आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट। ठीक है जी, चलिए आज इन दो की हेल्प से हम फर्दर प्रोसेस करते हैं और फटाफट से देखते हैं कि एक ऑडिटेड बैलेंस शीट पार्टनरशिप के केस में कैसे मतलब कि इसकी हेल्प से आईटीआर फाइल की जाती है। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु, देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां हम बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा कंप्यूटर है और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर अपना जो ये डिवाइस मैंने आपको डीएससी दिखाया था, इसको सबसे पहले हम देखिए, ये जो डिवाइस आप देख रहे हैं, ये डीएससी देख रहे हैं, इस डीएससी को सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करूंगा। अब कंप्यूटर में कनेक्ट करते ही आपके सामने एक ऑप्शन आएगा और इस ऑप्शन में हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। सबसे पहले देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो ओपन हुआ है, इसे यहां से रन करेंगे, लिखा हुआ है रन। उसके बाद ओके करेंगे यहां पर, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट और इंस्टॉल, और उसके बाद यहां पर ये एक वेबसाइट ओपन हो गई है और इसे हम क्लोज कर देंगे और यहां से कर देंगे फिनिश। देखिए दोस्तों डीएससी को हमने इंस्टॉल भी कर लिया। अब ये डीएससी इंस्टॉल होने के बाद अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम जिस प्रोग्राम के थ्रू हमने आईटीआर फाइल करनी है, देखिए आईटीआर फाइल करने के कई प्रोसीजर है, लेकिन आज जो मैं प्रोसीजर यूज करने जा रहा हूं, मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है क्लियर टैक्स। मैं क्लियर टैक्स की हेल्प से अपनी आईटीआर को फाइल करूंगा। और सबसे पहले देखिए मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर यहां पर एक क्लियर टैक्स की डेस्कटॉप ऐप है। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे और यहां पर हम लिख देंगे क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन क्यों लिखा। इसका भी एक कारण है, क्योंकि अभी इसके अंदर काफी सारे ऑप्शन दिखाने लगेगा। तो क्लियर टैक्स जीएसटी लॉगिन पर एंटर कीजिए। यहां पर सबसे पहला ऑप्शन ले लीजिए, ठीक है, बेस्ट जीएसटी सॉफ्टवेयर। इसमें आपका इनकम टैक्स का भी आ जाएगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां लॉगिन लिखा है, लॉगिन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपने इसमें कोई आईडी नहीं डालनी। आपका थोड़ी देर में अभी यहां ऑटोमेटिक शो करेगा। अगर आपने रजिस्टर किया है तो यहां पर ऑटोमेटिक आपकी मेल आईडी शो कर देगा कि आपकी ये मेल आईडी इसके अंदर रजिस्टर्ड है और उसी मेल आईडी से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी थोड़ी देर में आपको शो करेगा। देखिए अब मेरी यहां मेल आईडी ऑटोमेटिक आ गई।
मेरी जो मेल आईडी है वो इसमें रजिस्टर्ड है, तो मैं अपनी मेल आईडी पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू एज नाम आपका दिखा देगा, नरेश नाम लिखा हुआ है, तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही थोड़ी देर में ये लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें रजिस्टर किया हुआ था, साइन अप किया हुआ था, तो ऑटोमेटिक ये मेरी मेल आईडी मुझे शो कर देगा मेरी कौन सी मेल आईडी इस पर रजिस्टर है। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ये एक्चुअली एक जीएसटी की स्क्रीन है और यहाँ पर एक ऐप डली हुई है। इस ऐप के लिए मैंने आपको यहाँ लॉगिन करने के लिए कहा है। ये है डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी और डाउनलोड होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। अब आपको वेबसाइट पे, ये गूगल क्रोम पर जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गूगल क्रोम पे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। अब आप इसी ऐप पर डबल क्लिक कीजिए और ऐप से आपको इसको ऑपरेट करना है। तो मैं यहाँ पर आया, देखिए यहाँ पर मेरे आगे सारे ऑप्शन आ गए। जीएसटी का, ये टैक्स क्लाउड इनकम टैक्स रिटर्न के लिए होता है, लिखा भी आईटीआर फाइलिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर टीडीएस का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, ई वे बिल का ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, ई इनवॉइसिंग का ऑप्शन भी दिया है, पार्टनर प्रोग्राम का ऑप्शन भी दिया है। तो आपको जीएसटी फाइल करना है तो जीएसटी में जाइए और अगर आईटीआर फाइल करना है तो टैक्स क्लाउड में चाहिए। तो मैं यहाँ पर टैक्स क्लाउड में क्लिक करता हूँ और फटाफट से जैसे ही आपका ये टैक्स क्लाउड ओपन हो जाएगा, टैक्स क्लाउड इंडिया के नाम से ये है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे फर्दर। अब यहाँ पर क्या है कि आप फटाफट से यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड क्लाइंट, आप ऐड क्लाइंट पर क्लिक कीजिए जिस क्लाइंट की आपको आईटीआर फाइल करनी है। बट मुझे जिस क्लाइंट की फाइल करनी है तो मैंने उसका नाम पहले से ऐड करके रखा हुआ है। जैसे आप यहाँ पर ऐड क्लिक करेंगे तो ऐड पर क्लिक करने के बाद, ऐड क्लाइंट पर क्लिक करने के बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा। और क्या ऑप्शन पूछेगा कि आप कौन से असेसमेंट ईयर की आईटीआर फाइल करना चाहते हैं। जैसे मेरा असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो यहाँ पर आप 21-22 सिलेक्ट कर लीजिए और वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक कीजिए तो आगे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इस तरह से क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आगे आपको फर्दर इसमें डिटेल डालनी है। तो इसके अंदर देखिए ऊपर 5 हेड्स ऑफ इनकम के हेड दिए हुए हैं। पहला हेड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर 5 हेड दिए हुए हैं और पहला हेड है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, दूसरा हेड है इनकम सोर्स का, तीसरा डिडक्शन का, चौथा है टैक्स पेड का और पांचवा है टैक्स फाइलिंग का। इन 5 हेड के अंदर आप अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। जैसे आप पहला हेड ओपन करेंगे तो फर्दर उसके 3 हेड आगे ओपन हो जाएंगे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, सेकंड वाले में एड्रेस आ जाएगा और थर्ड वाले में रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप इसमें फाइल कर सकते हो। उसके बाद सेकंड इनकम का सोर्स है, इनकम सोर्स सेकंड हेड पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे ये 5 हेड दिखा देगा इनकम के सोर्स के, कौन से 5 हेड है। पहला सैलरी से आपकी इनकम हो सकती है, अदर इनकम हो सकती है अदर सोर्स से। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है, कैपिटल गेन से इनकम हो सकती है और बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हो सकती है। तो उसके बाद तीसरा है डिडक्शन का। डिडक्शन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेक्शन अंडर सेक्शन 80C और मोर डिडक्शंस 80D 80U सब दिखाएगा और अदर डिडक्शंस भी इसमें आ जाएंगी 80G वगैरह की। और उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेड में आगे ऑप्शन दिखा देगा आपको ये टीडीएस का, सेल्फ असेसमेंट का और लॉस समरी का। उसके बाद टैक्स फाइलिंग के अंदर आपको फर्दर ऑप्शन दिखा देगा, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन डालनी है, मोर इन्फॉर्मेशन डालनी है और ई फाइलिंग की इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आएंगे, लेकिन मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मैंने सब डिटेल फिल कर की है ताकि आपका टाइम बच सके, इनमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े मुझे। तो चलिए, मैंने जो डिटेल ऐड करी है, मैं उसके बाद यहां से अगर किसी दूसरे क्लाइंट पर आपको जाना है, जैसे मैं अब जा रहा हूं क्योंकि मुझे इसमें कोई डिटेल फिल नहीं करनी, तो ये फाइल अनदर रिटर्न लिखी हुई है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। फाइल अनदर रिटर्न पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी हेड यहाँ पर ये खाली मतलब कि आपको समझाने के लिए लिया था, अभी नीचे देखिए ऐसे ब्लैंक आ जाएगा, इसमें कोई नाम नहीं होगा। जैसे यहाँ पर बाकी फर्म के नाम दिखा रहा है, ये देखिए इस तरह से इनमें नाम नहीं है, तो मैं इनको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा खाली इसमें शो हो रहे हैं ये बीच बीच में, ठीक है, इनमें कोई डिटेल नहीं है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। ऊपर ही डिलीट का ऑप्शन आ गया, डिलीट, ओके। अब उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर है, जब हम यहाँ पर टैक्स क्लाउड पर क्लिक करके यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर आए थे और मैंने कहा था ऐड क्लाइंट पर क्लिक कीजिए, तो ऐड क्लाइंट में डिटेल डालने के बाद वो सारी डिटेल सेव हो जाती है। इन फ्यूचर आप उसको ओपन कर समझाना चाहते हो, समझना चाहते हो, कुछ भी देखना चाहते हो, तो आपको फिर ऐड क्लाइंट पर क्लिक नहीं करना। यहाँ पर आपके सारे क्लाइंट ऐड हो जाएंगे, नीचे जितने भी क्लाइंट दिख रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको सर्च करना है अपना क्लाइंट, जिसकी जैसे कि मैं अब जिस क्लाइंट की आईटीआर फाइल कर रहा हूँ, जो मतलब कि ऑडिट केस है, पार्टनरशिप फर्म है, इसकी आईटीआर मैंने ऑलरेडी मतलब कि क्या है कि फाइल तो नहीं की, लेकिन डिटेल पूरी फिल कर सेव कर रख ली है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा उस फर्म का नाम और ये मेरे सामने उस फर्म का नाम आ गया है। मैं इसके ऊपर यहाँ पर वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करूंगा क्योंकि मैंने डिटेल सेव करके रखी थी, सिर्फ फाइल करना रह गया था आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर वर्क ऑन क्लाइंट कौन सा असेसमेंट ईयर है उसे लेंगे और उसके बाद यहाँ पर वर्क ऑन क्लाइंट पर क्लिक करेंगे तो ये वर्क ऑन क्लाइंट हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए सारी डिटेल मैंने इन 5 हेड के अंदर सेव की हुई है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। देखिए
पर्सनल इंफॉर्मेशन में मैंने इसके अंदर ये मुझसे पूछ रहा है, पार्टनरशिप फर्म है तो इसके लिए पूछ रहा है परमानेंट इंफॉर्मेशन जो इसमें मैंने दी है। पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर मेरे से पूछ रहा है परमानेंट इंफॉर्मेशन के अंदर फर्म का नाम आ गया। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये फर्म कब बनी थी, मतलब इसका जो पैन कार्ड था वो कब बना था, तो इसकी डेट लिख दी मैंने, डेट ऑफ फॉर्मेशन की, जिस डेट में इसका पैन कार्ड बना था ये फर्म बनी थी। उसके बाद पैन नंबर क्या है इस फर्म का वो मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ से आप सेव कर सकते हो। सेकंड एड्रेस के अंदर हम बात करें तो इस फर्म का मैंने एड्रेस भी टाइप कर दिया है। ठीक है, एड्रेस टाइप करने के बाद उसका फोन नंबर और मेल आईडी मैंने डाल दी है, यहाँ से फिर सेव कर देंगे डिटेल। तीसरा, इसके अंदर फर्म के जो मेंबर हैं उनके बारे में बताना है। तो इसमें 2 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप फर्म है तो 2 पार्टनर हैं, दोनों पार्टनर की डिटेल मैंने यहाँ पर फिल कर दी है। आप चाहो तो यहाँ से ऐड पार्टनर, ऐड मेंबर या ऐड पार्टनर कर आप डिटेल फिल कर सकते हो। इसके अंदर पार्टनर का नाम पूछेगा, पार्टनर का पैन नंबर पूछेगा और उसका स्टेटस वो इंडिविजुअल है या जो भी ऑप्शन आ रहे होंगे उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ये जो पार्टनर हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। और सिग्नेटरी स्टेटस में पूछेगा और उसके बाद यहाँ शेयर पूछेगा कितना शेयर है, तो यहाँ पर आप इनका दोनों का 50-50% का शेयर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एड्रेस पूछेगा पार्टनर के, तो मैंने पार्टनर के एड्रेस डाल दिए हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और उसके बाद रेम्यूनरेशन पूछेगा, तो दोनों को जो रेम्यूनरेशन दी गई है इसमें एक्चुअली एक पार्टनर नॉन वर्किंग पार्टनर है तो उसको कोई रेम्यूनरेशन नहीं दी गई और दूसरे को रेम्यूनरेशन दी गई है। और ये रेम्यूनरेशन जो इसमें दी गई है वो एज पर जो पार्टनरशिप डीड बनती है उसमें जो रेम्यूनरेशन लिखी जाती है वो रेम्यूनरेशन आपको डालनी है। उसके बाद इंटरेस्ट, इसमें जितना भी इंटरेस्ट इनको पे किया गया है वो इंटरेस्ट इसके अंदर हमने डालना है कि कितना इंटरेस्ट एज पर पार्टनरशिप डीड हमने इनको दिया है वो इसके अंदर हमने डाल दिया। और उसके बाद इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है वो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें लिख दिया है। मतलब ये जो रेम्यूनरेशन इन सैलरी होती है, जो ये सैलरी दी है, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है और ये इंटरेस्ट का जो रेट है ये पार्टनरशिप डीड से आपको मिल जाएंगे और वहां से देखकर हमने इसमें डाला है। एक्चुअली इसमें एक शीट है, जो ये बैलेंस शीट है मेरे पास, इस बैलेंस शीट में एक शीट है और ये है प्रॉफिट एंड लॉस की शीट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मैंने मेंशन किया है कि मैंने कितनी सैलरी पार्टनर को दी है और एक्चुअली में जो खर्चा मैंने किया है, एक तो सैलरी दी है, दूसरा पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है। ठीक है जी, और साथ ही साथ मैं बता दूं इसमें एक कैपिटल शीट होती है, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की शीट होती है, उसके अंदर भी मैंने इसमें दिया हुआ है कि मैंने जो मतलब के पार्टनर्स हैं उनको कितना, मतलब मैंने इसके अंदर सैलरी दी है और इसमें इंटरेस्ट कितना दिया है पार्टनर को, इसमें लिखा हुआ है। बस यही चीज इसके अंदर मैंने डाली है कैपिटल अकाउंट से देखकर कि मैंने कितना इंटरेस्ट और कितनी सैलरी उनको दी है पूरे साल में। उसके बाद एडिट करना चाहो तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आप इसके अंदर आगे फर्दर हम चलेंगे, गो टू नेक्स्ट आप कर सकते हो। फिर उसके बाद इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप कुछ देना चाहते हो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप इसमें दे सकते हो, बट मैंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया। ये इसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात थी जो हमने इस वीडियो में की। इसके बाद हम सेकंड इनकम सोर्स की हम बात करते हैं। इस शीट के अंदर क्लिक करते हैं और क्या मैंने इसमें इनकम सोर्स दिखाया हुआ है इसके बारे में जल्दी से बात करते हैं। देखिए इनकम सोर्स में 5 इसमें जो हेड हैं, एक्चुअली क्या है इनकम सोर्स में, इसमें एक तो अदर इनकम आ जाती है, अदर सोर्स इनकम आ जाती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ जाती है, कैपिटल गेन की इनकम आ जाती है, बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम आ जाती है। ये पार्टनरशिप फर्म में इसमें 4 हेड लिए गए हैं इनकम सोर्स के लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें बता देते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी इनकम मैंने डाली है। देखिए अदर सोर्स इनकम के अंदर मैंने इसमें एक तो इसके अंदर मैंने इंटरेस्ट की इनकम दिखाई है, इसमें लिखा हुआ है ये इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। इनकी कोई एफडी वगैरह थी तो बैंक ने इन्हें इंटरेस्ट दिया था जो मैं इस बैलेंस शीट में नहीं दिखा पाया। मैंने इस बैलेंस शीट में इंटरेस्ट की इनकम जो बैंक से इंटरेस्ट मिला था वो मैं इसमें नहीं दिखा पाया, इसीलिए वो इस इनकम में ऐड नहीं हुआ, इस फर्म की इनकम में प्रॉफिट में नहीं आया। और मैंने फिर उसमें अलग से इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा के जो भी टैक्स बनेगा मैं इसके ऊपर पे करने के लिए तैयार हूं। तो मैंने इसके अंदर इसमें मेरा जो 6,325 रुपए का इंटरेस्ट है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे आगे मैंने इसके अंदर अदर सोर्स में और कोई इनकम नहीं दिखाई। चलिए उसके बाद है हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम नहीं है, कोई रेंट की इनकम नहीं है इसमें। उसके बाद तीसरा है कैपिटल गेन। इन्होंने कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया जो इसमें कोई कैपिटल गेन हो, कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है जी। तो आगे हम नेक्स्ट इसमें बिजनेस और प्रोफेशन से इनकी इनकम है। तो बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर मैंने सारी डिटेल दी है, तो इस पर क्लिक करते हैं बिजनेस और प्रोफेशन पर। अब बिजनेस और प्रोफेशन पर जब मैंने इसमें क्लिक किया तो अब मेन रोल
स्टार्ट होगा, जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर भरते वक्त इस बैलेंस शीट को कहाँ शो करना है, इतने पेज जो इसके अंदर होते हैं कैसे और कौन से पेज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पेज इस रिटर्न के अंदर दिखाने हैं, ठीक है, वो सभी चीजें आज आपको बताएंगे इसके अंदर। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की आईटीआर आप फाइल करने जा रहे हो और वो भी ऑडिटेड पार्टनरशिप फर्म की, ऑडिट हुआ इसका इनकम टैक्स में। तो चलिए अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं कि सबसे पहले तो ये बिजनेस प्रोफेशन पर क्लिक कीजिए और यहां से आप ना, इसमें लिखा है ऐड अनदर बिजनेस, तो यहां पर आप ऐड अनदर बिजनेस पर क्लिक करके इसकी डिटेल डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें सबसे पहले क्या किया है, इसके अंदर आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा नीचे आइए, सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो आप बिजनेस और प्रोफेशन की शीट पर आएंगे तो इसमें सबसे पहले बिजनेस ऐड करने से भी पहले ऐड अनदर बिजनेस जो लिखा है या ऐड बिजनेस जो लिखा है, अगर ऑलरेडी एक बिजनेस ऐड है इसीलिए कह रहा है ऐड अनदर बिजनेस, तो अदरवाइज नहीं तो ऐड बिजनेस लिखा रहता। अभी इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले तो आपको ना अपने जिस सीए ने इसका ऑडिट किया इस फर्म का, उसकी डिटेल आपको डालनी पड़ेगी। तो नीचे सबसे पहले तो इसमें लिखा हुआ है ऑडिट इन्फॉर्मेशन, ये ऑडिट इन्फॉर्मेशन है। तो ऑडिट इन्फॉर्मेशन में आप देखेंगे फाइल ऑडिटर डिटेल, फिल ऑडिटर डिटेल, तो यहां पर मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये कुछ ऑप्शन होते हैं, आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर 44AA, तो मैंने यस कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आर यू डिक्लेयरिंग द इनकम अंडर सेक्शन 44AE, ठीक है, 44AD 44ADA, तो मैंने इसको टिक नहीं किया क्योंकि ये जो इनकम है ये नॉन ऑडिट के केस में होती है, तो हमारा तो ऑडिट हुआ इसलिए मैंने अंडर सेक्शन 44AA ले लिया। और डज योर टोटल शेयर टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट्स बिजनेस प्रोफेशन इज बिटवीन 1 to 10 करोड़ रुपीज, ठीक है, अगर आपकी ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर जो भी है, टोटल सेल टर्नओवर ग्रोस रिसिप्ट्स बिजनेस नॉट प्रोफेशन इज बिटवीन 1 to 10 करोड़, 1 से 10 करोड़ के बीच में है, तो आप इस पर टिक कर सकते हो। ये तो फिर आगे ऑप्शन पूछेगा, तो वेदर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑल रिसिप्ट्स जो इसमें लिखा हुआ है, इसमें 50% ऑफ डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। ये कहता है कि आपका जो कैश है इस केस में आपका कैश टोटल टर्नओवर का 5% से ज्यादा एक्सीड ना हो, तो मेरे केस में 5% से ज्यादा एक्सीड है इसलिए मैंने टिक नहीं किया, ठीक है। तो इसके अंदर फिर ये कहता है कि वेदर योर एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट, मतलब एक तो होता है आपने जो कैश में पेमेंट रिसीव की इस बिजनेस में, जो पेमेंट रिसीव की वो 5%, मतलब पूरा टर्नओवर, आपका जो टर्नओवर 1 करोड़ है 2 करोड़ है जो भी है, जो आपने कैश रिसीव किया वो 5% से अगर आपका एक्सीड करता है तो आप यहां टिक कर दीजिए। डज नॉट एक्सीड, अगर आपका 5% से ज्यादा एक्सीड नहीं करता, मान लो आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, 5% जो आपने कैश रिसीव किया वो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपका 5 लाख तक है या उससे कम है, मतलब 5 लाख को एक्सीड नहीं करता, 5% तो 1 करोड़ का 5 लाख ही हुआ, तो 5 लाख को एक्सीड नहीं करता, 5% को एक्सीड नहीं करता जो आपने कैश में रिसीव किया है पैसा, तो आप यहाँ टिक कर सकते हो। मेरा तो एक्सीड कर रहा है मैं इसलिए टिक नहीं करूंगा। और ये है कैश की पेमेंट जो आपने की है इस बिजनेस में, वो 5% को अगर एक्सीड नहीं करती तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हो, एक्सीड करती है तो टिक नहीं करोगे। तो इसलिए मेरा तो कैश बहुत ज्यादा है, 5% से बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ टिक नहीं किया, तो मैंने ऑप्शन ही हटा दिया, मैंने ऑप्शन यूज ही नहीं किया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, मैंने कहा यस, तो मैंने टिक कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है इफ यू लायबल अंडर सेक्शन 44AB योर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एंड अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने टिक कर दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू मेरे ऑडिट हुआ है अकाउंट्स। तो उसके बाद यहाँ पर उसका नाम पूछ रहा है, फर्म का नाम पूछ रहा है, तो मैंने फर्म का नाम डाल दिया, ऑडिटर का नाम पूछ रहा है वो डाल दिया, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर डाल दिया मैंने, ऑडिटर का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, और ऑडिट फर्म का जो पेन है वो भी डाल दिया, और साथ ही साथ मैंने डेट ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट, किस डेट को ऑडिट सबमिट किया था सीए ने, वो भी मैंने इसमें डाल दिया। तो उसके बाद डेट ऑफ फर्निशिंग द ऑडिट रिपोर्ट, मतलब कि ऑडिट रिपोर्ट को फर्निश करने की जो डेट थी वो भी डाल दी। सारी डेटा डालने के बाद सेव कर दिया, सेव करने के बाद ये आपका सबमिट हो गया। तो ये एक ऑडिटर की रिपोर्ट थी जो मैंने इसमें दे दी। अब उसके बाद मैं इसमें आपको दूसरी चीज बताता हूँ, एक तो ऑडिट, इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट आ गई, और उसके बाद इसमें ऑडिटर की रिपोर्ट डालने के बाद कुछ नहीं डालना आप इसके अंदर, और उसके बाद इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको बिजनेस की डिटेल डालनी है जो लिखा है ऐड अनदर बिजनेस, तो मैंने डाली हुई है, तो मैं यहाँ से एडिट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी बिजनेस है तो मैंने इसमें लिख दिया, होलसेल बिजनेस है और रिटेल बिजनेस दोनों बिजनेस है, फर्म का ट्रेड नेम इसमें लिख दिया मैंने, और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया किस तरह का ये बिजनेस करते हैं। ये किराना गुड्स का इनका बिजनेस है, होलसेल ऑफ किराना गुड्स, होलसेल रिटेल ऑफ
रिटेल सेल ऑफ ग्रैंड गुड्स, और फर्म का नाम इसमें आ गया। उसके बाद नीचे मैंने बाकी कुछ नहीं लिखा। अब थोड़ा सा इसमें नीचे आते हैं। अब मेन रोल इसके अंदर शुरू हो गया। अब मेन रोल क्या है कि ये शीटें अब जो अटैच करनी है बिजनेस में, वो कहां और कैसे होगी, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर ये क्या होगा। इसके अंदर अब देखिए इसमें लिखा हुआ है फिल BSP, मतलब बिजनेस एंड ये बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, इसके अंदर आएगा आपका ये। ठीक है, तो इसके अंदर फटाफट से हम क्लिक करते हैं और उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है। देखिए ये थोड़ा सा एक डायलॉग बॉक्स आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा है बैलेंस शीट समरी। यहाँ पर एक सोर्स और एक एप्लीकेशन दो लिखे हुए हैं। उसके नीचे डिफरेंस लिखा है। भाई दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में जीरो डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपको सोर्स का मतलब समझना होगा और एप्लीकेशन का मतलब समझना होगा। उसके बाद इसमें जो सोर्स है वो आपकी एसेट्स होती है और जो एप्लीकेशन है वो आपकी लायबिलिटीज होती है। अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सोर्स ऑफ फंड। अब मैं इसको प्लस पर क्लिक करता हूं तो ये खुल जाएगा सोर्स ऑफ फंड का मतलब क्या है। देखिए सोर्स ऑफ फंड के अंदर आपको ये सभी चीजों के बारे में बताना है, जिसमें से मैंने बताया है कि पार्टनर्स की कैपिटल क्या है। पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो मैंने इसके अंदर मेंशन कर दी। और ये कहां से पता लगा मुझे? अब मुझे एक्चुअली में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को देखकर काम करना है। तो मैंने अपनी यहां पर बैलेंस शीट को ओपन किया और यहां से मुझे पता लग गया कि मेरी जो कैपिटल है वो कितनी है। ये देखिए, तो मेरी यहां पर जो कैपिटल लिखी हुई है इस बैलेंस शीट में, यहां पर 3,32,415 रुपए, 3,32,415 रुपए, 16 रुपए, ये यहां पर मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद पूछ रहा है आपका और कुछ जो भी ऑप्शन पूछा है, मैंने कहा मेरा और कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर लोन के बारे में पूछ रहा है तो मैंने कहा मेरा कोई लोन नहीं है इसके अंदर, बैलेंस शीट में है ही नहीं। जो चीज बैलेंस शीट में वही भरनी है, बाकी कुछ नहीं भरना। तो मेरी ये कैपिटल इसके अंदर आ गई बैलेंस शीट से, और उसके बाद लोन इसमें कुछ है नहीं है, तो बाकी सब मेरा इसमें 000 आएगा। और उसके बाद इसमें फिर ये मैं क्लोज कर लेता हूँ यहाँ पर। अब उसके बाद सेकंड ऑप्शन है एप्लीकेशन ऑफ फंड। जब एप्लीकेशन ऑफ फंड पर मैंने क्लिक किया तो इसमें ये ऑप्शन इसके अंदर पूछे गए और इसके अंदर मैंने बता दिया कि मेरा एक करंट असेट्स है। अब देखिए एप्लीकेशन का मतलब इसमें ना, सॉरी, एप्लीकेशन का मतलब करंट असेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में मैंने सारे ऑप्शन स्टडी किए और इसके अंदर जो मेरा काम का ऑप्शन मिला वो मिला। इसके अंदर मेरा सन्डी डेटर के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेरी जो एक लायबिलिटी साइड है और एक असेट साइड है, तो ये जो असेट साइड है इसके अंदर मेरे जो सन्डी डेटर है वो मैंने इसके अंदर डाल दिए, और जो भी मेरा सन्डी डेटर का अमाउंट है। उसके बाद मेरा कैश जो है वो मैंने इसके अंदर दे के डाल दिया, कैश का अमाउंट। और साथ ही साथ बैंक का बैलेंस क्या है वो भी मैंने इसमें देके डाल दिया। मेरी अभी असेट साइड चल रही है, जो एप्लीकेशन है इसका मतलब असेट साइड है मेरी। ठीक है जी, इसके अंदर ये डिटेल मैंने इसमें डाल दी। और उसके बाद साथ ही साथ इसके अंदर मेरे स्टॉक के बारे में इसके अंदर पूछा जा रहा है, तो मैंने अपना स्टॉक भी इसके अंदर डाल दिया। और इसके अंदर जो भी ऑप्शन इसके अंदर पूछे गए वो मैंने डाल दिए। और साथ ही साथ इसके अंदर एप्लीकेशन के साथ साथ इसमें ना इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट्स, ये मेरी करंट असेट्स इसके अंदर आ गई है सारी। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरी है नहीं, मेरी ट्रेडिंग है, तो मैन्युफैक्चरिंग सारा का सारा खाली रहेगा। उसके बाद बात करते हैं इसमें ट्रेडिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में मेरा यहाँ पर सेल, जो इसमें सेल लिखी हुई है, तो सेल मैंने अपनी ट्रेडिंग अकाउंट से उठा ली। मेरा जो ट्रेडिंग अकाउंट है इस बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट की शीट भी होती है जो प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में होती है। तो मेरी सेल जितनी है मैंने अपनी सेल डाल दी इसके अंदर, और साथ ही साथ मेरे जो स्टॉक है वो भी मैंने इसके अंदर फिल कर दिया, और साथ ही साथ मेरी जो परचेज है वो भी मैंने इसमें से देख के डाल दी। ठीक है, ये डालने के बाद मेरा ये चैप्टर भी क्लोज हो गया। तो मेरी इतनी डिटेल इसके अंदर आ गई है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। 5वां नंबर है प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बढ़िया, और इसमें अगली शीट जो मेरी है प्रॉफिट एंड लॉस की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी एक्सपेंसेस है, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस को मैं डालने का तरीका बताता हूँ। इसमें ना कुछ हेड रेडीमेड तैयार है, बने पड़े हैं। बस आप अपनी प्रॉफिट एंड लॉस में से जो जो खर्चे हैं उनके नाम पढ़िए और इसके अंदर आप डालते रहिए। कुछ खर्चों के नाम आपको इसमें दिखाई नहीं देंगे। जो खर्चों के नाम दिखाई नहीं देंगे तो आप अलग से भी यहाँ पर प्लस का निशान दिया होता है, आप अपने खर्चों को ऐड कर सकते हो और उसकी वैल्यू लिख सकते हो, सिंपल। तो इसके अंदर आपको देखिए दो ऑप्शन होते हैं, एक है इनकम का, इनकम डाल सकते हैं, और एक इसके अंदर एक्सपेंसेस का ऑप्शन होता है, एक्सपेंसेस डाल सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मैंने इसके अंदर देख कर सारा इसको फिल कर लिया। ठीक है, ऑडिट फीस कितनी है, जो भी इसके अंदर मेंशन है वो सब इसके अंदर मैंने देख के डाल दिया। मेरा सारा इसके अंदर जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। ठीक है जी, सब इसके अंदर मैंने डाल दिया, और उसके बाद मैं इस ऑप्शन से बाहर आ गया। अभी आप देखेंगे कि इसके अंदर जो ये ऑप्शन था मेरा, जो मैंने एडिट कर आपको दिखाया,
इसके अंदर मेरा जो एप्लीकेशन का अमाउंट है अब यहाँ पर मेरा जो बैलेंस शीट में ये सोर्स और एप्लीकेशन है, ये दोनों मेरे इक्वल आए हैं, डिफरेंस जीरो है, तो मतलब मेरा मैच हो गया। ठीक है जी। और प्रॉफिट जो मेरा नीचे आ रहा है, क्रेडिट और डेबिट के नीचे प्रॉफिट आ रहा है, वो 6194 आ रहा है, और मेरी बैलेंस शीट में भी जो प्रॉफिट है 6194 है, तो मतलब इट मींस मेरा मैच है। मेरा जो प्रॉफिट है वो मेरा यहाँ पर प्रॉफिट में मैच हो जाना चाहिए और मेरा डिफरेंस जीरो रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मेरी सारी फिगर मैच हो गई, ये सही से डली। अगर डिफरेंस आएगा उसको डिफरेंस को हटाओ सबसे पहले, प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो प्रॉफिट निकालो पहले सबसे पहले। तो बिल्कुल आपकी मेरी जो बैलेंस शीट है वो प्रॉपर मैच हो गई है। इसे मैंने क्या क्या शीटें यूज की, सबसे पहले मैंने इसके अंदर बैलेंस शीट डाली। बैलेंस शीट का एक शीट मैंने बैलेंस शीट की ली, और दूसरी शीट मैंने ट्रेडिंग की ली, तीसरी शीट मैंने इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की ली। बस 3 शीटें मैंने इसके अंदर डाली हैं। और ठीक है जी। उसके बाद यहां से बैक कर लेते हैं थोड़ा नीचे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं ये जो कैपिटल गेन के साथ में बिजनेस प्रोफेशन पे दोबारा आते हैं। एक बार समझने की जरूरत है, टॉपिक बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो इसके अंदर जो मैंने अपना बिजनेस की सारी डिटेल ऐड कर दी है। अब एक ऑप्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, एक ऐड जीएसटी डिटेल। अगर आपका जीएसटी नंबर है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मेरा जीएसटी नंबर है तो मैंने इसमें ऐड जीएसटी डिटेल पर क्लिक किया, और इसके अंदर यहाँ पर मैंने अपना जीएसटी नंबर लिखा, और जीएसटी का जो मेरा टर्नओवर है वो सारा टर्नओवर मैंने इस साल कितना टर्नओवर है वो मैंने इस पे मेंशन कर दिया। इसमें से अपनी प्रॉफिट एंड लॉस जो ये मेरा है ट्रेडिंग में से देखकर ये बिल्कुल मैच है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। तो मतलब मैंने सारी डिटेल इसमें फिल कर ली, जीएसटी डिटेल भी आ गई और सीए की डिटेल भी आ गई। अब ये मेरा ऑलमोस्ट रेडी है। और उसके बाद इनकम का आपको पता लग गया। फिर डिडक्शन में अगर कोई एलआईसी टैक्स सेविंग के लिए कुछ भी आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया है, कोई एलआईसी, बच्चों की स्कूल फीस वगैरह आप इसमें डाल सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको मिले हैं। नहीं है मेरी इसमें कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ना कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद यहाँ टैक्स पेड के अंदर अगर कोई आपने टैक्स पे किया हुआ है तो वो इसके अंदर आपका आ जाएगा। मैंने कोई टैक्स पे नहीं किया हुआ है, ना ही कोई सेल्फ टीडीएस कटा हुआ है, ना ही कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, ना ही कोई लॉस समरी वगैरह कुछ नहीं है। तो अभी टैक्स फाइलिंग पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ कि क्या स्टेटस है टैक्स फाइलिंग का। जब मैंने टैक्स फाइलिंग पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे शो कर रहा है, देखिए 3910 रुपए मेरा इनकम टैक्स बनता है। अब 3910 रुपए जो इनकम टैक्स बनता है, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो ये नीचे जो डिटेल आ गई है इसके अंदर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी दिखाएगा आपको, और साथ ही साथ ये समरी दिखाएगा कि कैसे कैसे आपका कितना कितना अमाउंट बना है। मेरा यहाँ पर जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर है वो शो कर रहा है 6194 रुपए है, वो भी ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 6325 रुपए था, वो भी ठीक है। मतलब जो डिटेल मैंने फिल की है ये मैं थोड़ा चेक कर सकता हूँ इसके अंदर। और टोटल इनकम मेरी 12,520 रुपये हो जाती है, जिनमें मेरा टैक्स बन जाता है 3906 रुपये, और राउंड ऑफ करके ये पेबल हो जाता है 3910 रुपये, जिसे मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। और ये मेरा एक कंपटीशन सबसे बढ़िया ऑप्शन है। देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको कंपटीशन नहीं मिलती। अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर डायरेक्ट आईटीआर फाइल करेंगे आपको कंपटीशन बनी बनाई नहीं मिलेगी। लेकिन इस क्लियर टैक्स के सॉफ्टवेयर में इतना बढ़िया फीचर दिया हुआ है कि आप अपनी आईटीआर फाइल कीजिए सर, कंपटीशन की टेंशन मत लीजिए, वो ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगी। जैसा कि यहाँ पर ये वर्ड में दिया हुआ है, मेरी पूरी आईटीआर को इसने एनालाइज किया और वहां से डाटा फेच किया, और अब इस वर्ड के अंदर एक कंपटीशन भी दे दी है। चलिए देखते हैं लुक वाइज कैसी लगती है कंपटीशन। यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये सेव करने का ऑप्शन पूछेगा, तो मैं इसको डेस्कटॉप पर यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सेव कर लेता हूँ, और उसके बाद इसे ओपन करके देखता हूँ तो पता लगेगा कि क्या आया है इसके अंदर। तो ये नीचे ऑप्शन है यहाँ पर, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये देखिए कितनी बढ़िया इसके अंदर ये मेरे को कंपटीशन मिली है। तो यहाँ पर आपको देखिए सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या डाटा फीड किया था सब इसके अंदर आया हुआ है। तो बहुत बढ़िया, देखिए सब इसके अंदर दिखाया हुआ है, ऑडिटर की डिटेल वगैरह सब कुछ है। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया रिपोर्ट तैयार हुई है। देखिए बहुत देखने में भी लुक वाइज बहुत अच्छी लगी है, सारी डिटेल आपके सामने है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। तो ये आपकी एक कॉम्पिटिशन है जो रेडी हो गई है। तो चलिए फटाफट से अब हम अपनी आईटीआर को फाइल कर लेते हैं, और जब हम क्लाइंट को ये आईटीआर देंगे साथ में कंपटीशन का प्रिंट आउट भी लगा कर दे देंगे। कंपटीशन, वरना इतनी बड़ी कंपटीशन बनाने में कितना टाइम वेस्ट हो जाता, ये एक सोचने वाली बात है। हमने अपना टाइम बचा लिया सिर्फ और सिर्फ इस क्लियर टेक्स्ट की हेल्प से। तो चलिए जल्दी से हम इसमें
अपनी जो आईटीआर है उसको फाइल करते हैं। यहाँ पर टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करेंगे और टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्चुअली में टैक्स फाइलिंग पर क्लिक करने से पहले आप अपना टैक्स पे कर दीजिए और उसकी डिटेल भी आपको अपनी आईटीआर में देनी है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें लिखा हुआ है सेंड पेमेंट लिंक टू क्लाइंट। क्लाइंट को पेमेंट का लिंक सेंड कर दीजिए और वहां से ये पेमेंट हो जाएगी। या फिर इसी के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया है मेक पेमेंट ऑनलाइन, तो मैं यहाँ मेक पेमेंट ऑनलाइन पर क्लिक कर दूंगा। या फिर डाउनलोड प्री फिल्ड चलान, देखिए कितना खूबसूरत चलान इसमें मैंने जैसे ही डाउनलोड प्री फिल्ड चलान पर क्लिक किया तो ये मतलब कि चलान आपको भरा भराया फिल किया हुआ मिल जाएगा। अभी मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव करके दिखाता हूँ कि कितना बढ़िया चलान, मतलब इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है। अभी देखिए यहाँ पर ये चलान आ गया। अगर आप बैंक जाकर भी जमा करवाना चाहें तो देखिए इसमें कितना बढ़िया चलान है। ये देखिए यहाँ फिल हुआ है सारा का सारा, पूरी डिटेल, आपको कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक डाटा पैच हो गया है, ऑटोमेटिक सारा का सारा फिल हो गया है। कहाँ क्या आना चाहिए, देखिए सारी डिटेल आपको हाथ से कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लाइंट को दे देना है और वो खुद बैंक में जाकर जमा करवा देंगे। और नहीं तो इसमें ऑप्शन है, अगर आप ऑनलाइन भी जमा करवाना चाहें तो इसके अंदर एक ऑप्शन है, यहाँ लिखा है मेक पेमेंट ऑनलाइन। या फिर आप क्लाइंट को लिंक सेंड कर सकते हो, वहां पर जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो वो डायरेक्ट अपना पे कर सकता है। ये लिंक जब क्लाइंट को चला जाएगा तो वो वहां से पे कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है कि मैं खुद ही मतलब कि इसमें सेफ सबमिट कर देता हूँ इनका जो भी टैक्स बनता है ना। यहाँ पर पे ऑनलाइन पर क्लिक करके मेक टैक्स पेमेंट ऑनलाइन इस पर क्लिक करेंगे और 3910 रुपये हम जमा करवा देंगे। अभी देखिए डायरेक्ट जो टैक्स भरने की वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इनकम टैक्स जो 3910 रुपये हमारा बना है उसे पे करने के लिए जो ये वेबसाइट है ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। देखिए आईटीआर फाइल करने से पहले आप टैक्स पे कर दीजिए ताकि जो चालान जनरेट होगा उसकी सारी डिटेल आप आईटीआर में दे सकते हैं। अगर आप आईटीआर पहले फाइल कर देंगे, चालान बाद में जनरेट करेंगे, बाद में टैक्स देंगे तो बाद में नोटिस आएगा, वो पूछेंगे जी आपने अपना टैक्स जमा करवाया या नहीं करवाया। तो करवाया तो फिर आपको सारी डिटेल बतानी पड़ेगी, ठीक है। इससे पहले पहले जमा करवाइए और आईटीआर में मेंशन करके दे दीजिए ताकि नोटिस ही ना आए, ठीक है, फाइल ही क्लोज हो जाए। तो अब ये यहाँ पर एडवांस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर प्रोसीड पूछ रहा है तो प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। देखिए ये चलान यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर लिखा है टीडीएस और टीसीएस। क्या आपको टीडीएस टीसीएस जमा कराना नहीं, यहाँ है नॉन टीडीएस टीसीएस मतलब आपका इनकम टैक्स। नीचे लिखा भी है चलान नंबर ये, और ये पेमेंट टू एडवांस सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये आपका इनकम टैक्स है। तो यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। हमने इसमें से सबसे पहले जो भी हमारी डिटेल है, हमारा जो चलान इसमें बना था, जो ऑफलाइन हमने देखा था, इस चलान में से देखकर हम सारा फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो रेड स्टार लगे हुए हैं ये मैंडेटरी फील्ड है, तो मैं इसमें रेड स्टार वाली मैंडेटरी फील्ड को फटाफट फाइल कर देता हूँ। उसके बाद इसमें कैप्चर डालेंगे हम और यहाँ से प्रोसीड। इसके बाद देखिए इसमें जो पेन आपने डाला था, पेन नंबर, उसमें नेम ऑटोमेटिक शो कर गया है। इससे ये पता लगा कि हमने पेन नंबर बिल्कुल ठीक डाला हुआ है, तो नाम पता लग गया पेन नंबर से। और उसके बाद असेसमेंट ये अपना ठीक है, ओके है। अब इसमें आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट टू द बैंक। जैसे हम सबमिट टू द बैंक पर क्लिक करेंगे, बैंक का ऑप्शन ओपन होने के लिए हमसे नेट बैंकिंग के लिए पूछेगा। आपकी डिटेल है कॉर्पोरेट, मेरी डिटेल नेट बैंकिंग है, तो क्लिक हियर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो भी कस्टम आईडी है, जो कस्ट आईडी है वो हम डालेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। सामने यहाँ पर अपना जो भी बैंक है उसे सिलेक्ट कीजिए और जो भी आपका टैक्स अमाउंट है वो आप अपने चालान में देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 3910 रुपये। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और ओटीपी आपका आएगा, उस ओटीपी को डालिए और सबमिट कर दीजिए। तो ओटीपी जो आया है यहाँ पर डालेंगे, जो भी ओटीपी है, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये जो इनकम टैक्स है वो सबमिट हो चुका है। डाउनलोड चालान पर क्लिक करेंगे और चालान को डाउनलोड कर लेंगे। अब ये डाउनलोड चालान करना कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है, वो आपको बताता हूँ। तो इस चालान को आप सबसे पहले तो यहाँ से कट करके डेस्कटॉप पर रख लीजिए और इस चालान को ओपन कर लीजिए। इसमें कुछ बेसिक डिटेल होती हैं जो हमें आईटीआर फाइल करते वक्त फिल करनी होती है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे थे
ये टैक्स पेड का ऑप्शन है, यहाँ से हम टैक्स पेड का ऑप्शन था, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आया था टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट। तो सेल्फ असेसमेंट पर हम क्लिक करेंगे और नीचे डिटेल ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पूछ रहे हैं अमाउंट कितना पे किया, मैंने कहा 3910 रुपये इसमें। उसके बाद ये पूछता है डेट ऑफ पेमेंट क्या है, तो डेट ऑफ पेमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है 6/3/2022। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे 6/3/2022। ठीक है जी। उसके बाद ये बीएसआर कोड पूछ रहा है, तो बीएसआर कोड यहाँ पर लिखा होता है, ये बीएसआर कोड है, इसको हम डाल देंगे बीएसआर कोड को। इसमें है 0510-308 0510-308। ठीक है जी, 0510-308 0510-308। तो ये बीएसआर कोड भी हो गया। अब चलान नंबर पूछ रहा है, तो चलान नंबर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये चलान नंबर आपने नहीं डालना है, आपको जो डालना है चलान सीरियल नंबर डालना है। यहाँ पर चलान सीरियल नंबर के बारे में पूछ रहा है, तो चलान सीरियल नंबर है 20855, यहाँ लिखेंगे 20855। ठीक है जी, 20855। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 20855। कुछ भी गलत हुआ तो नोटिस आ जाएगा, इसलिए एक्यूरेट डालना। तो इसलिए चलान इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चलान में से हम डिटेल देखकर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अभी जो हमारा टैक्स ड्यू आ रहा था, अब वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स फाइलिंग में जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी हमारा जो टैक्स ड्यू आ रहा था वो सब 0 हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पूरी डिटेल मेंशन हो गई है। टैक्स ड्यू 3906 और टैक्स पेड 3910 रुपए। ठीक है, अब ये यहाँ जो पेबल था वो पेड हो गया सेल्फ असेसमेंट के थ्रू। ठीक है जी, 3910 रुपए। अब इसके बाद हम अपनी आईटीआर को फाइल कर देंगे, और करने के लिए हमें करना क्या है, यहाँ पर या तो आप डाउनलोड जेसन फाइल कर लीजिए, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई और ऑप्शन तो है नहीं, तो आप डाउनलोड जेसन फाइल कीजिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये एक पार्टनर या मेंबर्स के बारे में कुछ पूछ रहा है, तो इसमें हम क्लिक करेंगे लेट्स फिक्स देन नाउ। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर और ये कुछ डिटेल मांग रहा है, तो उसको हम फिक्स कर देंगे। तो क्या डिटेल मांग रहा है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 पार्टनर्स मस्ट बी सिलेक्टेड एज सिग्नेटरी। तो ठीक है, यहाँ पर जो ये पहला पार्टनर है, इसको हम जो सिग्नेटरी स्टेटस है वो हमने नो किया हुआ है, तो एडिट करके उसमें हम उसको स्टेटस डाल देते हैं उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन ये पूछ रहा है, ये हम जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर इट्स पार्टनर मेंबर सिग्नेटरी, तो यहाँ पर ये टिक कर देंगे इसको। ठीक है जी, तो टिक करने के बाद इसमें फाइल, ये फादर नेम पर्सन फाइलिंग, फादर्स नेम ऑफ पर्सन फाइलिंग। ठीक है, तो इनका फादर नेम भी पूछ रहा है ये, तो चलिए हम इसके अंदर फादर नेम ही डाल देते हैं पार्टनर्स का। ये फादर नेम मैंने डाल दिया और सेव कर दिया। अब उसके बाद अब फाइलिंग पर जाएंगे और इसमें